चलो स्टार्ट करें क्लास। हाउ डू यू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव लेआउट? W3 CSS में आप रिस्पॉन्सिव लेआउट कैसे बनाते हो? तो हमें पता है, हमें डायरेक्ट क्या दी गई है, रिस्पॉन्सिव W3 रिस्पॉन्सिव क्लासेस दी गई है, जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव लेआउट बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव लेआउट क्या होता है? रिस्पॉन्स करना, किसी भी टाइप की स्क्रीन हो उस पर रिस्पॉन्स करना, ऐसी जो ग्रिड होता है, ऐसा जो लेआउट होता है उसको रिस्पॉन्सिव लेआउट बोलते हैं। The W3 CSS grid layout is used to display the data। जो ग्रिड लेआउट होता है, हमें पता है ग्रिड लेआउट में क्या होती है, रोज और कॉलम्स होते हैं या नहीं होते? तो उसके लिए हमारे पास रो होती हैं और हर रो पे जो डेटा डिस्प्ले होता है वो किस में होता है, कॉलम में होता है। और टोटल कॉलम जो एक रो में दिए गए हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। आ रही बात समझ में? तो हमें क्या दिए गए हैं, कॉलम्स। क्या दिए हैं, कॉलम्स दिए हैं डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, क्योंकि ग्रिड में कॉलम्स ही सेट होते हैं। आपको तीन टाइप की स्क्रीन होती है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। स्मॉल स्क्रीन में कितने आपको चाहिए, मीडियम में कितना चाहिए और लार्ज में कितना चाहिए, इन 12 में से। आ रही बात समझ में? यही आपके क्या बताते हैं, कॉलम्स बताते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CMYK? हमें पता है जो प्रिंटिंग पे लेआउट आता है, यानी प्रिंट पे जो चीजें होती हैं वो जो स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं वो CMYK करते हैं। और CMYK का फुल फॉर्म क्या होता है, श्यान, C से श्यान, M से मैजेंटा, Y से येलो, K से ब्लैक। ठीक है। Which class can be used to display a list as a card in W3 CSS? ठीक है, तो हमें पता है क्लास हमें जो दी गई है वो कैसे दी गई है, ऐसे आप लिखते हो W3 डैश कार्ड और कितने का सेट चाहिए वो नंबर देते हो आप, जैसे 8 दे दिया मैंने। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये। अगर ये नहीं होता हमारे ऑप्शन में तो फिर हम आंसर लगाते ये वाला। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से अगर हम देखें तो एक्यूरेट आंसर तो हमारा नीचे वाला लग रहा है ना, क्योंकि क्लास तो हमें ऐसे ही दी गई है ना, जिसमें हम कार्ड का नंबर भी देते हैं, है ना। अगर ये नहीं होता तो वो वाला लगा लेते। व्हाट इज द पर्पज ऑफ NG क्लिक? हमें पता है क्लिक पर क्या करना है, ये हमारा NG क्लिक इवेंट बताता है ना। तो डेटा को बाइंड करना किस पर, क्लिक पर। जब हम क्लिक करेंगे तब डेटा को बाइंड करने का काम किसका होता है, NG डैश क्लिक का होता है। तो इट ट्रिगर अ फंक्शन व्हेन एन एलिमेंट इज क्लिक्ड। जब क्या होता है, कोई एलिमेंट क्लिक होता है तो फंक्शन को ट्रिगर करने का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है, ध्यान से देखना। W3 लेफ्ट और W3 राइट, ये आपके पूरे कंटेनर को लेफ्ट राइट में सेट करते हैं। और ये दिया है लेफ्ट डैश अलाइन, राइट डैश अलाइन, ये आपके किसको करते हैं, कंटेंट को करते हैं। तो देखना जरा, W3 लेफ्ट क्या होगा, फ्लोट द एलिमेंट टू द लेफ्ट। W3 राइट क्या होगा, फ्लोट द एलिमेंट टू द राइट। W3 लेफ्ट डैश अलाइन क्या होगा, लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट। और ये क्या होगा, राइट अलाइन टेक्स्ट। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। क्योंकि बाकी किसी में है ही नहीं। ठीक है ना। Which of the following has the first commercial web browser? याद रखना, पहला जो कॉमर्शियल वेब ब्राउजर था वो कौन सा था, नेटस्केप नेविगेटर। कौन सा था, नेटस्केप नेविगेटर। सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था मोज़ेक। आ रही बात समझ, मोज़ेक। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो वेब ब्राउजर है उसका नाम क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और जो अब बंद हो गया इंटरनेट एक्सप्लोरर, और अब जो हमें दिया गया उसका नाम क्या है, एज। माइक्रोसॉफ्ट की अब कोई भी विंडो आप यूज करोगे उसमें आपको अब कौन सा ब्राउजर मिलता है, एज। विच क्लास इज यूज टू क्रिएट अ कोलैप्सिबल पैनल? कोलैप्स मतलब जो एक के ऊपर एक क्या करते हैं, ऐसे कोलैप्स करते हैं। आ रही बात समझ में? तो इसके लिए कौन सी क्लास दी गई है, W3 डैश कोलैप्स।
ठीक है ना। Which of the following statement is correct regarding HTTP URL? ठीक, पहला बोला है पोर्ट नंबर इज मैंडेटरी, तो याद रखना पोर्ट नंबर कोई मैंडेटरी नहीं होता। अगर आप पोर्ट नंबर नहीं दे रहे हो तो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर आप जो भी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो वो यूज कर लेगा। जैसे आप HTTP यूज करते हो तो HTTP का पोर्ट नंबर होता है 80, यानी आप अगर वेबसाइट को लॉग इन कर रहे हो या कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हो तो वहां पर प्रोटोकॉल HTTP चलेगा और उसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर वो 80 अपने आप उठा लेगा। आईपी एड्रेस ऑफ द वेब सर्वर कैन नॉट बी स्पेसिफाइड, बोला है आईपी एड्रेस स्पेसिफाई नहीं करना है। तो याद रखना अगर आप आईपी एड्रेस स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो तो वो उसके डोमेन नेम से क्या कर लेगा, वेबसाइट को उठा लेगा। हर वेबसाइट का एक एड्रेस होता है यानी नेम होता है और उसका एक आईपी एड्रेस होता है। क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। इसकी मैपिंग का काम डीएनएस करता है। कौन करता है, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। वेबसाइट की आईपी क्या है, आईपी का वेबसाइट क्या है, इसकी मैपिंग का काम डीएनएस करता है, ठीक है ना। देखो जैसे आप लोग फोन नंबर सेव करते हो ना तो आप नाम से सेव करते हो ना। आपने किसी भी पर्सन का नाम से कोई मोबाइल नंबर सेव कर लिया, जब आप उसको उसके नाम से कॉल करते हो एक्चुअली में कॉल तो उसकी आईपी एड्रेस उसका मोबाइल नंबर होता है ना। आप उसका मोबाइल नंबर भी डायरेक्ट डाल के कॉल करोगे तो भी मोबाइल नंबर होगा, नाम से कॉल करोगे तब भी मोबाइल नंबर होगा। वैसे ही आप वेबसाइट का नाम दो, कॉल आईपी एड्रेस ही होना है और आप डायरेक्ट आईपी एड्रेस दे रहे हो तो भी वही वेबसाइट ही खुलनी, ठीक है ना। अगला दिया है द रिसोर्स नेम इज मैंडेटरी, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन द प्रोटोकॉल इज मैंडेटरी, आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो वो बहुत क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है ना। Which of the following is not an open source फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, कौन सा ओपन सोर्स नहीं है यानी फ्री कौन सा नहीं है, तो ये जो एडोब फोटोशॉप होता है ना ये फ्री नहीं होता। क्या नहीं होता, फ्री नहीं होता। आपको इसका क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ता है, आपको परचेज करना पड़ता है, आपको इसकी की डालनी पड़ती है। आ रही बात सुन। Which web technology is used to transmit data on the client side, कौन सी वेब टेक्नोलॉजी यूज होती है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, कहां पर, क्लाइंट साइड पे। तो क्लाइंट साइड पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, जावा स्क्रिप्ट, सर्वर साइड पे पीएचपी, है ना। और ये तो आपकी स्टाइल करने के लिए यूज होती है, ये है डायनेमिक एचटीएमएल, एचटीएमएल ये तो डिजाइन करने के लिए होती है, ये डिजाइन करने के लिए, स्टाइल करने के लिए, ये क्लाइंट साइड पे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, सर्वर साइड पे ले जाने के लिए। Which of the following is true about the text tool in photo editing, टेक्स्ट टूल से हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है वहां पर कुछ टेक्स्ट अगर हमें लिखना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट टूल यूज करते हैं। इट कैन ओनली बी यूज टू एड टेक्स्ट, शेप वगैरह ड्रॉ नहीं करते हम, ब्लर वगैरह क्रॉप करने का काम इससे नहीं होता। Which of the following is not an IDE, इनमें से कौन सा IDE नहीं है, देखो ध्यान से समझना। नेटबीन्स ये जावा का आईडी है, एक्लिप्स भी है, विजुअल स्टूडियो इसको VS कोड के नाम से भी जानते हैं लोग, तो ये सब क्या है, आईडी है। हालांकि नोटपैड हमारा जो है वो इसको हम टेक्स्ट एडिटर बोल सकते हैं, टेक्स्ट को एडिट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, आईडीई नहीं है, क्योंकि आईडीई की जब हम बात करते हैं ना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो वहां पर हमें कुछ स्पेशल टूल्स दिए होते हैं हेल्प के लिए। जैसे आप लिखते हो कुछ तो ऑटोमेटिक फॉर्मेट को फिल करना, कलर चेंज करना, ये सब चीजें आती हैं, तो वो नोटपैड पे नहीं आती। आ रही बात समझ। हालांकि हम नोटपैड पर भी कोड को सेव करके .html से आप HTML की कोडिंग कर सकते हो, लेकिन वहां कोई हेल्प नहीं मिलती, तो उसको टेक्स्ट एडिटर बोल सकते हैं हम, लेकिन उसको आईडीई बोलना गलत है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें बाकी सब आईडी नहीं है और नोटपैड दिया हुआ है, तब आप आंसर नोटपैड ही लगाओ, क्योंकि कर तो सकते ही है ना। हालांकि हेल्प नहीं मिल रही वो बात अलग है। आप लोगों ने स्टार्टिंग में जब HTML सीखी थी तब तो नोटपैड पर ही काम किया था ना, बाद में आपने दूसरे एडिटर ब्रैकेट्स वगैरह यूज किए थे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, एक स्क्रिप्ट है हमारी, ये हमने एक स्क्रिप्ट को कॉल किया है,
ठीक है ना। हमने अपना एनजी ऐप मॉडल लॉन्च किया, एनजी ऐप, और हम यहां पर दे रहे हैं अ सिंपल एक्सप्रेशन एग्जाम्पल। तो हमें पता है जो हम लिखेंगे वो तो एज इट इज आएगा, और ये जो हमने एक्सप्रेशन के अंदर दे रहे हैं उसका रिजल्ट आएगा। तो यहां पर क्या दिया 5 + 5, इसका आंसर कितना आएगा 10। देखो ये डबल करली ब्रैकेट लगे हैं ना, जावास्क्रिप्ट में इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर में एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो यहां पर क्या आएगा 10 आएगा, और बाकी एज इट इज। तो आपसे सिर्फ इसका आंसर पूछा जा रहा है, आंसर क्या आएगा 10। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो वही क्वेश्चन हो गया, फिर से वही है ना, हाँ वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल इन MS पेंट, इनमें से कौन सा MS पेंट का टूल नहीं है। देखो पेंसिल होता है, पेंट ब्रश होता है, आपका इरेजर भी होता है, कीबोर्ड कोई टूल नहीं होता। व्हाट इज द करेक्ट वे टू अटैच एन इवेंट हैंडलर, एक कोई इवेंट हैंडलर हमें क्या करना है जावास्क्रिप्ट में ऐड करना है। इवेंट हैंडलर का मतलब होता है किसी भी इवेंट को हैंडल करने के लिए जो फंक्शंस लॉन्च किए गए उनको इवेंट हैंडलर बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ध्यान से समझना, ये इवेंट लिसनर याद कर लो बिल्कुल अच्छे से, क्या है नाम, इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर फंक्शन का नाम है जो हमें दिया गया है इवेंट को हैंडल करने के लिए। इवेंट लिसनर नाम याद रखना। Which tag is used to create a paragraph, पैराग्राफ के लिए p टैग होता है। Which combination of class can you use to create a card layout with a shadow, padding and blue background। देखो 3 चीजें पूछी गई हैं, शैडो, पैडिंग और बैकग्राउंड का कलर कैसा चाहिए, ब्लू चाहिए। ठीक है, तो शैडो तो हमको कार्ड क्लास से मिल जाएगी, पैडिंग के लिए पैडिंग क्लास, और बैकग्राउंड कलर के लिए कलर वाली क्लास। ये हमें देखना इसी सीक्वेंस में कहां पर है। देखो कार्ड पहला वाला तो सही है, और यहां क्या बोला है, कलर बोला है पहले, तो ये गलत हो गया। यहां पर कार्ड क्लास से कार्ड आ गया, पैडिंग से पैडिंग आ गई, और बैकग्राउंड का कलर ब्लू, ये सही। इस वाले में क्या दिक्कत है, कार्ड सही है, पैडिंग सही है, लेकिन ये कुछ नहीं होता, हमें बैकग्राउंड कलर ब्लू देना, बॉर्डर से कोई मतलब ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा अपना सेकंड। विच प्रॉपर्टी यूज्ड टू सेट द फॉन्ट फैमिली, हमें पता है फॉन्ट फैमिली अगर सेट करनी है तो उसके लिए फॉन्ट फैमिली नाम से ही हमें क्या दिया गया है, एक प्रॉपर्टी दी गई है CSS में, है ना। कर्सिव, वर्धना, सेरिफ, सैंस सेरिफ, इसके क्या होते हैं, वैल्यूज होती हैं। विच सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल मतलब यूनिवर्सल सेलेक्टर, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर। ये कौन सा है, यूनिवर्सल सेलेक्टर है, ये आईडी सिलेक्टर है, ये क्लास सिलेक्टर है, और ये सीडो क्लास के लिए ही यूज करते हैं कॉलन। ठीक है, कैसे करते हैं, जैसे H:, H1:, H ओवर देते हो ना, तो ये जो है ना ये सीडो क्लास है, तो कॉलन से अपन सीडो क्लास को कॉल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एड अ थिक बॉटम बॉर्डर, बॉटम में मोटा सा बॉर्डर चाहिए, हमें पता है बार क्लासेस दी गई हैं, टॉप बार, बॉटम बार, लेफ्ट बार, राइट बार, हमें चाहिए बॉटम में, तो कौन सी क्लास होगी, W3 बॉटम बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू अलाइन H1 टैग टू राइट अलाइनमेंट, किसी भी H1 टैग को राइट में क्या करना है, हमें अलाइन करना है। प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे हमें पता है, H1 के अंदर जाएंगे, अलाइन क्या कर देंगे, राइट। अलाइनमेंट ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा भी कभी नहीं होता, ये तो है ही नहीं। विच वन इज नॉट अ माउस इवेंट, इनमें से कौन सा माउस का इवेंट नहीं है। आप माउस को ऊपर ले जा सकते हो, आप माउस को मूव करा सकते हो, क्लिक कर सकते हो, लेकिन ऑन माउस स्क्रॉलर ऐसा कोई इवेंट नहीं होता माउस का। हाउ कैन यू चेक इफ एन इनपुट फील्ड इज एम्प्टी यूजिंग जावास्क्रिप्ट, आप कैसे चेक करोगे कि जावास्क्रिप्ट में कोई फील्ड एम्प्टी है या नहीं। तो याद रखना, आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे किसी की भी वैल्यू को, किससे, एम्प्टी स्ट्रिंग से या फिर नल से। आपका कोई टेक्स्ट बॉक्स है, उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को उठा के लाओगे, आपने क्या दिया, मान लेते हैं आपने x में स्टोर किया है, आप कंपेयर करोगे x इक्वल
एम्प्टी स्ट्रिंग और x इक्वल इक्वल नल। अगर ऐसा है तो फील्ड आपकी क्या है, खाली। आ रही बात समझ? याद रखना यहां पर एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट दिया गया है। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ये चेक नहीं करता है कि आपकी फील्ड खाली है या नहीं, ये आपको फील्ड को खाली छोड़ने ही नहीं देता। अगर आप किसी भी फील्ड पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगा दोगे, इसका मतलब है वो फील्ड कंपलसरी हो गई, आपको उसे भरना ही भरना है। आ रही बात समझे? तो ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होता है कंपलसरी करने के लिए, लेकिन हमें बोला गया है आप कैसे चेक करोगे कि कोई फील्ड एम्प्टी है या नहीं। तो हम उसकी वैल्यू को लाकर उसको कंपेयर करेंगे किससे, एम्प्टी स्ट्रिंग से या फिर नल से। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी यूज वेदर अ टेबल सेल शेयर द कॉमन और सेपरेट बॉर्डर। याद रखना कोलैप्स प्रॉपर्टी होती है। कौन सी? कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है, कोलैप्स करना है एक दूसरे, जैसे दो सेल एन के बॉर्डर को अलग अलग रखना है या टच करना है या एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना है, ये प्रॉपर्टी होती है कौन सी? बॉर्डर कोलैप्स। आपसे आउटपुट पूछा गया है, इफ नेम इक्वल इक्वल एम्प्टी। अगर नेम क्या है, एम्प्टी है, तो अलर्ट पॉपअप बॉक्स आएगा और उस पर लिखकर आएगा नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है। क्या पूछा? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग जावा कोड वैलिडेशन कोड आउटपुट इफ द इनपुट इज एम्प्टी। हमने एम्प्टी छोड़ा है तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, ये आएगा अलर्ट पॉपअप बॉक्स आएगा और उस पर क्या लिख कर आएगा, नेम इज रिक्वायर्ड। Which of the following code correctly use the ng model directive in AngularJS to bind an input field to a variable name username? यूजरनेम से हमें क्या करना है, बाइंड करना है अपने डेटा को। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहां से टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसको हमने क्या दिया, मॉडल दिया, एनजी मॉडल, और उसको बाइंड कर दिया किससे, यूजरनेम से, जो भी यूजरनेम। याद रखना एनजी मॉडल सुना है ना, एनजी मॉडल। एनजी मॉडल किसी भी वेरिएबल को यहां से क्या करने के लिए होता है, बाइंड करने के लिए होता है। और एनजी मॉडल हमारा मेन, एनजी ऐप के बाद जो सेकंड मेन डायरेक्टिव होता है वो तो हमारा एनजी मॉडल ही होता है ना। ध्यान से याद रखना, एनजी मॉडल इनपुट फील्ड से डेटा को बाइंड करता है। इनपुट फील्ड से डेटा को बाइंड करने का काम किसका होता है, एनजी मॉडल का होता है। और टैग से डेटा को बाइंड करने का काम होता है एनजी बाइंड का। इनपुट फील्ड का क्या मतलब है, इनपुट फील्ड मतलब इनपुट टाइप टेक्स्ट हो, इनपुट टाइप रेडियो बटन हो, इनपुट टाइप चेक बॉक्स हो, कोई भी इनपुट फील्ड हो, उससे डेटा को उठाना, बाइंड करना, ये एनजी मॉडल का काम होता है। और किसी टैग से पैराग्राफ, हेडिंग, डिवीजन, कोई भी टैग हो, उससे डेटा को बाइंड करने का काम किसका होता है, एनजी बाइंड का होता है। और एनजी ऐप हमारा मेन डायरेक्टिव होता है किसी भी ऐप को स्टार्ट करने के लिए। आउटपुट द फॉलोइंग सीएसएस कोड। एक स्पैन टैग लगाया है और यहां पर हमने प्रॉपर्टी दी है बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड और आउटलाइन में दिया है ग्रीन डॉटेड थिक। ठीक है, आपसे बोला गया इनमें से कौन सा सही है, देखना। ऑल स्पैन एलिमेंट विद ग्रीन थिक बॉर्डर, ग्रीन यहां से उठाया, थिक उठाया, ठीक है, और बोल रहा है रेड आउटलाइन, लेकिन आउटलाइन तो हमारी ये है ना ग्रीन। अगला देखो, रेड बॉर्डर, देखना जरा, बॉर्डर रेड, ग्रीन डॉटेड आउटलाइन, ग्रीन डॉटेड आउटलाइन, ठीक है ना। तो ये आंसर होगा। यहां पर क्या बोल रहा है, आउटर ग्रीन डॉटेड, ये तो है नहीं। यहां पर क्या बोल रहे हैं, आउटर रेड बॉर्डर, आउटर रेड बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर ही रेड है, ठीक है ना। Which of the following CSS property set what kind of line decoration are added to an element such as underline, overline, line through, none? ये सब कहां होता है आपके, किस प्रॉपर्टी में होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन। इसी की वैल्यू होती है ना, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू और नन।
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। पोजीशन प्रॉपर्टी वैल्यू क्या? एब्सोल्यूट। तो पहले में बोलना है इट इज अ ब्राउजर डिटरमाइंड पोजीशनिंग। ब्राउजर डिटरमाइन करता है, ये नहीं है हमारा। आप अगर एब्सोल्यूट कर रहे हो तो वो एब्सोल्यूट रहेगा। इट यूज द पोजीशन प्रॉपर्टी, पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम, है ना, और एब्सोल्यूट पोजीशन को देते हैं। पोजीशन में क्या देते हैं? वैल्यू, एब्सोल्यूट। तो ये सही है। इट गिव्स द ऑथर्स ग्रेटर कंट्रोल। देखो ऑथर्स के लिए कंट्रोल नहीं मिलता, अगर आप एब्सोल्यूट कर रहे हो तो एब्सोल्यूट है वो, और नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करते हैं। विच टूल इज यूज फॉर मेकिंग फ्री हैंड सिलेक्शन। आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है किसी इमेज का कोई एरिया, ठीक है। तो यहां पर आपको लैसो टूल दिए, जिनमें से सबसे पॉपुलर जो लैसो टूल होता है उसका नाम है मैग्नेटिक लैसो टूल। कौन सा टूल होता है? मैग्नेटिक लैसो टूल। होता क्या है, जैसे कोई इमेज है उसको आपको सिलेक्ट करना है, तो मैग्नेटिक लैसो टूल क्या करता है, आप किसी एक एरिया पे क्या कर दो? क्लिक कर दो, और जब आप माउस को मूव करोगे ना, वो ऑटोमेटिक उस एरिया को क्या करने लगता है? सिलेक्ट करने लगता है। आपको एक एक क्लिक कर करके उस एरिया को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैग्नेटिक लैसो, सिलेक्ट करना है किसी एरिया। Which web editor is primarily used for designing responsive website? याद रखना, जो प्रोफेशनल वेब एडिटर होते हैं, है ना, जो एडिटर्स होते हैं जो ये एडिट करते हैं, वो यूज करते हैं ड्रीम वीवर। ड्रीम वीवर, एडोब ड्रीम वीवर, और एक ड्रीम वीवर आता है माइक्रोमीडिया कंपनी का। ये एडिटर होता है प्रोफेशनल एडिटर, और ये लाइसेंस होता है, इसके पैसे लगते हैं। आ रही बात समझ? इसमें और भी फंक्शनैलिटीज होती है ना। विच बॉक्स पोजिशनिंग प्रॉपर्टी आर इन्वॉल्व इन द नॉर्मल रेंडरिंग सीक्वेंस ऑफ अ वेब पेज। याद रखना, जो पोजीशन होती है, जब भी रेंडर होती है इमेज, तो जो रेंडरिंग करते समय जो डिफॉल्ट पोजीशनिंग होती है वो कौन सी होती है? स्टैटिक होती है। इज द एचटीएमएल टैग यूज्ड फॉर सुपरस्क्रिप्ट। पता ही है, सुपरस्क्रिप्ट के लिए एसयूपी और सबस्क्रिप्ट के लिए एसयूबी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी नहीं है? बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड स्टाइल। ऐसी कोई प्रॉपर्टी सुनी तुम लोगों ने? नहीं। बैकग्राउंड रिपीट भी होती है, एक्स रिपीट, वाई रिपीट, नन। How do you specify a color using a hexadecimal value in W3 CSS? हेक्साडेसिमल में अगर हमें कलर करना है तो हैश लगाते हैं, 6 डिजिट में, स्टैंडर्ड यही है, 6 डिजिट में कलर का नाम देते हैं। ऐसा ही तो, जैसे A B F F G G कहां से आ गया, F F A C, ये हमारा क्या है? कोई भी इस तरीके से। इसमें पहले जो दो होते हैं ये रेड के लिए होते हैं, ये वाले ग्रीन के लिए, और ये वाले ब्लू के लिए। तो स्टैंडर्ड कौन सा है? ये वाला, ठीक है। ये भी है, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर हम ये वाला लगाते हैं। यहां पर आरजीबी की जो वैल्यू होती है फंक्शन के अंदर, वो हेक्साडेसिमल में नहीं दी जाती, हमसे हेक्साडेसिमल बोला गया। यहां तो जो रेड, ग्रीन और ब्लू की वैल्यू होती है वो 0 से 255 के बीच की होती है। आ रही बात समझ? तो मोस्टली लोग इसको लगा के आ जाएंगे कि वो समझेंगे तीनों ही सही है, लेकिन ये तो देखो बोल क्या रहे हैं, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल इसमें देते ही नहीं है। विच टेक्स्ट एडिटर इज पार्ट ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, उसमें आपको पहले से कौन सा टेक्स्ट एडिटर मिलता है? नोटपैड, ठीक है। हालांकि वर्डपैड भी मिलता है, लेकिन नोटपैड तो हमेशा से चला आ रहा है। In case of an infinite value during an arithmetic computation in a program, then JavaScript, अगर कोई इंफिनिटी वैल्यू जनरेट होती है तो उसको क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्ले करेगा इंफिनिटी। यानी आप किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड कर दो, ये इंफिनिटी वैल्यू जाएगी नहीं जाएगी? हाउ कैन यू अप्लाई W3 CSS container class to make content responsive
एंड सेंटर्ड, यानी सेंटर रखना है और क्या करना है हमें, कंटेनर और कंटेनर क्लास उसमें डालनी है। तो देखना जरा क्या होगा, टू ऐड W3 रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, ठीक है, किसी भी डिवीजन को, तो डिवीजन से क्या हो गया, कंटेनर हो गया, और रिस्पॉन्सिव दे दोगे तो ऑटोमेटिक वो सेंटर पे रहेगा। अब डिवीजन में कंटेनर क्लास दे रहे हैं, डिवीजन तो कंटेनर पहले से ही होता है, पिक्सल ही तो ऐड हो जाएंगे, लेफ्ट राइट पैडिंग ही ऐड हो जाएगी बस। व्हाट डज क्रॉप टूल, क्रॉप मतलब किसी एरिया को क्या करना, अलग करना, कट करना। तो रिमूव अनवांटेड एरिया फ्रॉम द एज ऑफ इमेज, किसी इमेज से अलग करना। विच W3 CSS क्लास शुड यू यूज टू अप्लाई अ प्रीडिफाइंड फॉन्ट साइज एंड स्टाइल फॉर अ स्पेसिफिक टेक्स्ट एलिमेंट, इंश्योरिंग इट अडेप्ट्स टू डिफरेंट साइज ऑफ स्ट्रिंग, वो डिफरेंट साइज, डिफरेंट स्क्रीन साइज, अलग अलग स्क्रीन साइज पे अडॉप्ट करना है किसी भी चीज को, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बताओ जरा। ये देखो, तीनों टाइप के स्क्रीन साइजेस को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, क्योंकि स्क्रीन साइज तीन ही होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। स्मॉल मतलब जैसे मोबाइल फोन, मीडियम मतलब जैसे टैबलेट्स, और लार्ज स्क्रीन मतलब कंप्यूटर या कोई भी प्रोजेक्टर स्क्रीन। In JavaScript, what will be the output of the following code? X की वैल्यू क्या दी है, अगर X की वैल्यू 5 से कम होगी तो हम अंदर जाएंगे, नहीं तो हम else में जाएंगे। क्या X की वैल्यू 5 से कम है, नहीं है, बोलो, तो इसको छोड़ो, अंदर आओ, नहीं तो हम X में गए, X को हमने क्या कर दिया, एक बढ़ा दिया, X है कितना 10, 10 से क्या कर दिया, X को कितना हो गया, बोलो। लेकिन ये एल्स तो इसके अंदर है ना, ये इफ यहां से यहां तक है, ये इफ एल्स साथ में, तो हम तो इफ के अंदर ही नहीं गए, अंदर नहीं गए तो ना ये चलेगा और ना ही ये चलेगा। क्या चलेगा, एल्स। एक्स को, एक्स की वैल्यू क्या है यहां पर 0, कंसोल डॉट लॉग, हम प्रिंट कर रहे हैं किसको, एक्स को। अब एक्स जो हम प्रिंट कर रहे हैं, कोड में कुछ गलत लग रहा है, अरे लेस देन नहीं है ना, ग्रेटर देन है ना, तुम लोग भी बोल नहीं रहे हो। x की वैल्यू ग्रेटर देन है ना 5 से, बोलो, है तो अंदर आ गए, अंदर आए। x की वैल्यू 15 से कम है क्या, बोलो, है। अगर x की वैल्यू 15 से कम है तो x की वैल्यू को एक घटा दो, जो 10 है, अब 10 से कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, और बाहर आ गए। और बाहर हम प्रिंट कर रहे हैं किसकी वैल्यू को, x की वैल्यू अब कितनी हो गई है, 9, ठीक है ना। मैचिंग करनी है, देखना जरा ध्यान से। इट यूज टू गिव ट्रांसपेरेंसी ऑफ इमेज व्हेन माउस इज मूव्ड ओवर, माउस को ऊपर ले जाने पर ट्रांसपेरेंसी दिखानी हमें, कौन सी क्लास यूज होगी इसमें से, W3 H over opacity, ठीक है, यानी पहले का तीसरा। राउंडेड एलिमेंट विद बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल से राउंड करना है, राउंड वाली यूज होगी, यानी दूसरे का पहला, बी का 2 क्यों 1 होगा। कॉलम लेवल स्टाइल, स्मॉल स्क्रीन है, यानी सी का चौथा, और एक ही बचा कौन सा, डी का दूसरा, देख लेना कौन सा है। What does W3 image class do in W3 CSS? इमेज क्लास क्या करती है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए क्या करना है, हमें कोई इमेज डालनी है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, W3 इमेज क्लास। Which CSS property add shadow to text? किसी भी टेक्स्ट पर कोई शैडो डालना है, कौन सी क्लास अपने पास, टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट शैडो, ठीक है। Which code editor is a basic text editor include in Windows operating system? अभी पढ़ा, नोटपैड। Choose the correct class W3 CSS to set the background color. क्या करना है हमें, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। When mouse is H over on an element, माउस जैसे ही ऊपर जाए तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए।
क्लास का नाम क्या है? W3 डैश ओवर डैश कलर का नाम, ठीक है। Which of the following is not a built-in font class in W3 CSS? इनमें से कौन सी बिल्ट इन क्लास नहीं है? देखो W3 मोनोस्पेस होती है, कर्सिव होती है, सेंस सेरिफ होती है, सेरिफ सेंस नहीं होती, है ना। In HTML, which attribute is used to create a link that opens in a new window? नई विंडो में ओपन करना है। टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या करते हैं? अंडरस्कोर ब्लैंक। अगर उसी स्क्रीन पे करना है अंडरस्कोर सेल्फ। आ रही बात समझ में? ऑल्ट में ब्लैंक दिया है, ये गलत है। एसआरसी में ब्लैंक दिया है, ये भी गलत। टारगेट एट्रीब्यूट होता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आए?